सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 6 में हमने पिछले लेक्चर में स्टेट क्या होता है, स्टेट का सिग्निफिकेंस क्या है वो पढ़ लिया था। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 4-5 जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के इंपॉर्टेंट जिनसे मिलके स्टेट बनता है वो डिस्कस करेंगे, और ये है पार्ट 2 यूनिट 6 का। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है ओपी गाबा 2.0। 2.0 इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी एक और प्लेलिस्ट है ओपी गाबा के नाम से, वो ओपी गाबा 1.0 है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कराए हैं नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको सिर्फ नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ओपी गाबा 1.0 आप देख लेना, वहाँ पे आपको मैंने सारे फिगर्स, चार्ट्स वगैरह सब कवर करवाया है। और अगर आपको बीए, एमए या पीएसआईआर के लिए देखना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। लेकिन जो ओपी गाबा 1.1 में 1.0 में कवर हो चुका है वो इस वाली प्लेलिस्ट में कवर नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो चार्ट्स, फिगर्स और जो टेबल्स होते हैं कंपैरेटिव टेबल्स इस बुक में, वो ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में कवर करा चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखी पुरानी प्लेलिस्ट देख लेना, और फिर ये वाली प्लेलिस्ट ये नई वाली है। यहाँ से हमने आपको स्क्रैच से यूनिट 1 से सब कुछ कवर कराया है, बोथ हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो ये हमने देखा था पिछली बार ब्लूप्रिंट की क्या क्या चीजें, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट हमने पढ़ लिया था। स्टेट एंड अदर एसोसिएशन, मतलब स्टेट और सोसाइटी का क्या संबंध होता है, स्टेट और सिविल सोसाइटी, स्टेट और गवर्नमेंट, और स्टेट और नेशन कैसे आपस में रिलेटेड है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स के अंदर ही एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे अलग अलग 4-5 एलिमेंट्स हैं। गवर्नमेंट है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें, और एक हमारा होता है पॉपुलेशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, और कैसे होते हैं देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। इसमें आपके पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि पूरी की पूरी आपको जनसंख्या बोल सकते हो, टेरिटरी आपका आसपास का जितना भी एरिया है वो, गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार, और सॉवरेनिटी यानी कि हम बोलते हैं संप्रभुता, जिसमें मैंने आपका यूनिट 6 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले वो देख लेना ताकि आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। वहां पे हमने स्टेट और गवर्नमेंट और स्टेट और सॉवरेनिटी का भी आपस में संबंध बताया था। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो स्टेट क्या है, एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। स्टेट किससे मिलकर बनता है, नागरिकों से, हमसे, ह्यूमन से मिलकर बनता है। तो स्टेट क्या है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, वो होता है हमारा स्टेट। स्टेट के अंदर अगर एक स्टेट को स्टेट बनना है तो राज्य कब कहलाया जाएगा, एक राज्य तब कहलाया जाएगा जब उसमें पॉपुलेशन होगी, जब उसमें जनसंख्या होगी। ऐसे तो है नहीं कि वहां पे लोग होंगे नहीं तो वो राज्य है। राज्य के लिए 4 एलिमेंट्स को होना जरूरी है। एक राज्य में पॉपुलेशन होता है सबसे पहले, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। पॉपुलेशन कैन कंस्टिट्यूट अ स्टेट ओनली व्हेन इट इज यूनाइटेड। तो स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, यूनाइटेड होगी। ठीक है, आपस में सब एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड होनी चाहिए, यूनाइटेड पॉपुलेशन। एंड यूनाइटेड कैसे होगी, तो यूनाइटेड बाय, आप इस पेज नंबर पर भी देख सकते हो, पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। यूनाइटेड बाय द कंडीशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि जो लोग हैं, पॉपुलेशन है आपस में, वो यूनाइटेड है। कैसे यूनाइटेड है, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के लिए, अपने कामों के लिए निर्भर है। इवन आप खुद देखो, आप अपने अगर बाल कटवाने हैं तो आपको नाई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियसली ब्यूटी पार्लर जाके बाल कटवाओगे, या खुद काट सकते हो, वो भी नहीं है। फिर अगर आपको राशन लेने जाना है तो एक शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा, और शॉपकीपर आपके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है कि कस्टमर आएगा तब मुझे पैसे कमाने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़े आदमी से कनेक्टेड है, और बड़े से बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी से कनेक्टेड है अपने नीड्स के लिए। ठीक है, इवन टाटा अंबानी के पास हम जैसे लोग नहीं होंगे तो वो टाटा अंबानी कैसे बनेंगे, हम भी उनकी जियो की सिम लेते हैं, उनका नेटवर्क का यूज करते हैं, राइट। तो वैसा, तो बाय द कंडीशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस हम ज्वाइंट है, आपस में यूनाइटेड है। यूनाइटेड का मतलब जिस जो हिंदी मीडियम में देख रहा है, मतलब एकता। ठीक है, सब में एकता होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट आपस में कॉमन इंटरेस्ट होता है। जब स्टेट कब बनता है, जब कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, जिसके विचार एक जैसे हो, प्रेफरेंसेस एक जैसे हो, कॉमन इंटरेस्ट यानी कि जहाँ पे आप जनरल विल की बात कर सकते हो। एंड जनरल रिगार्ड फॉर अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स ऑफ बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे होंगे उस राज्य के, वो सबके लिए समान होंगे, सेम होंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो स्टेट है, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से एक
एकता है उनमें आपस में, कैसे वो एक दूसरे पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस मतलब निर्भर होना, उनका कॉमन इंटरेस्ट है, और सबके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि हमने स्टेट को क्या बोला, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, और सबके लिए जो रूल्स हैं वो समान है। ठीक है, अगर आप मर्डर करोगे तो आपको भी फांसी की सजा मिलेगी, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, इवन पीएम भी मर्डर करेगा तो पीएम को भी फांसी की सजा मिलेगी। तो ये सबके लिए रूल समान होते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टेट कैन नॉट बी फिक्स्ड, लेकिन अब एक राज्य बनने के लिए उसमें कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 10, 12, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना होना चाहिए कि एक राज्य में हो, तो इसके लिए कोई साइज जो है फिक्स नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है, येट इट इज ऑलवेज बेटर दैट सच पॉपुलेशन इज सेल्फ सफिशिएंट टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द लाइफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन चाहे कितनी हो, चाहे वो 10 है या 1000 है, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन वो पॉपुलेशन जो है आप खुद में क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, वो अपनी नीड्स को खुद फुलफिल कर पाए, मतलब ऐसी चीजें हो कि हमें दूसरी कंट्री पे निर्भर ना रहना पड़े अपने कामों के लिए। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास, आप गरीब हो तो आपके पास यार खाने वगैरह के लिए नहीं है तो आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगे, आप खुद में सक्षम नहीं होगे, आपको भीख मांगनी पड़ेगी दूसरे से खाना मांगने के लिए, अपना जीवन बसर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जो किसी दूसरे से कंट्री से ना मांगना पड़े, अपने अंदर ठीक है, बट सेल्फ सफिशिएंट हो, सक्षम हो, खुद में ही अपनी लाइफ को, नीड्स को फुलफिल कर सकती हो, वो पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन होनी चाहिए। देन इफ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर स्टेट, इट शुड यूजुअली बी एबल टू पे फॉर देम। और अगर हम किसी दूसरी कंट्री से या किसी इवन दूसरे स्टेट, यहाँ पे स्टेट वो वाला नहीं है जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये वाले स्टेट्स की बात नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है दूसरे राज्य, ठीक है, जैसे इंडिया एक स्टेट है और बाहर दूसरा कोई राज्य ले लो आप यूएस से, तो अगर हम उनसे कुछ खरीद लें, जैसे हम चाइना के गुड्स पहले बहुत ज्यादा खरीदते थे, तो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूएसए से ले रहे हैं, उसके लिए उसके बदले में हम उनको पे कर पाए, भीख ना मांगनी पड़े कि फ्री में कुछ नहीं ले रहे, अगर आप ले भी रहे हो दूसरे राज्यों से तो आप उसके लिए पे कर रहे हो, तब आप सेल्फ सफिशिएंट माने जाओगे, ठीक है, तब वो एक राज्य कहलाया जाएगा। ऑल्दो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉरेन एड एज अ टेम्परेरी मेजर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन हाँ बहुत सारी टाइम ऐसा भी आता है कि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाती है और हमें लोन भी लेना पड़ सकता है, हमारी सरकार को, हमारी स्टेट को लोन भी लेना पड़ सकता है, फॉरेन हेल्प भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस केस में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉरेन हेल्प ले रहे हो फ्री में किसी से, ठीक है, जैसे आपको कल को किसी चाइना या पाकिस्तान ने आप पे हमला कर दिया और आपने यूएसए से हेल्प मांगी, ठीक है, लेकिन आपने उसको उसके लिए पे नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपके पास यूएसए से इंडिया के अच्छे संबंध है, अलाइज है आपस में, तो उसने हेल्प कर दी अपनी मिलिट्री भेज के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिर आप राज्य नहीं हो, आप स्टेट नहीं हो, फिर भी आप स्टेट कहलाए जाओगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि कुछ भी हम खरीद रहे हैं बाहर से एक सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, उसके लिए अगर हम कुछ ले भी रहे हैं तो उसके लिए हम पे करें, लेकिन एक्सेप्शन ये भी है कि अगर हम पे नहीं भी कर रहे, कुछ चीजें हम फॉरेन हेल्प ले भी रहे हैं, एड मतलब होता है हेल्प, ठीक है, बाहर से हेल्प ले भी रहे हैं, तब भी हम स्टेट कहलाए जाएंगे, वो टेम्पररी होता है क्योंकि, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही ले रहे हैं, टेम्पररी पर्पज के लिए हम कभी कभी लेते हैं। इन एनी केस इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। तो अगर एक स्टेट है, एक राज्य है, राज्य को अगर स्टेबल रहना है, उसका अपना संतुलन बना रहे, तो उसको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि आपको या आपके राज्य को अर्थव्यवस्था के मामले में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली सक्षम होना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, देन आगे पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट नीड नॉट टू बिलोंग टू अ सिंगल रेस। अब जो पॉपुलेशन है जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही रेस से बिलोंग करती हो, किसी उसका एक ही रिलीजन हो या एक ही लैंग्वेज हो या एक ही कल्चर हो, ऐसे अगर ऐसा क्राइटेरिया होता तो क्या इंडिया स्टेट होता, आप खुद सोचो, कमेंट में बताना इंडिया स्टेट है कि नहीं, इंडिया स्टेट है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे चाहे सिंगल रिलीजन नहीं है, सिंगल लैंग्वेज नहीं है, सिंगल कल्चर नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे में यहाँ पे तो क्या है, एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, संप्रभुता है, संप्रभुता नहीं सॉरी वो तो सॉवरेनिटी हो गया, अनेकता में एकता है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, फिर भी हम इंडिया को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग से बिलोंग करती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, और अगर ऐसा है भी तब भी जरूरी नहीं है कि वो स्टेट नहीं है, मतलब अगर पॉपुलेशन सेम है, जैसे क्रिश्चियनिटी मान लो, ठीक है, सबका धर्म, जैसे बाहर की बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे ब्रिटिशर्स होगा, यूएस से है, ठीक है, वहां पे सब क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, एक ही रिलीजन में मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब उसको क्या स्टेट नहीं बोलेंगे, उसको फिर भी स्टेट बोलेंगे। अगर वहां पे सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो क्या उसको स्टेट नहीं बोलेंगे, तब भी स्टेट बोलेंगे, मतलब हो या ना हो, दोनों ही केस में स्टेट
उसको कहलाया जाएगा। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि अलग अलग रिलीजन है या लैंग्वेज है तो वो स्टेट नहीं होगा। होमोजेनियस पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो पहले क्या होता था कि राज्य के लिए ऐसा बोला जाता था अगर एक राज्य है ना तो उसमें पॉपुलेशन एक जैसी होगी, ठीक है, सारी पॉपुलेशन सारे नागरिक एक जैसे होंगे, सबका एक रिलीजन होगा। लेकिन जब से मॉडर्न स्टेट का आधुनिक राज्य का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें जो ये वाली जो कंडीशन थी वो हटा दी गई कि राज्य बनने के लिए सिंगल रेस सिंगल रिलीजन का होना जरूरी नहीं है। द मॉडर्न स्टेट क्लेम्स, मॉडर्न स्टेट जो आधुनिक राज्य है उसने बोला है कि हम सबके इंटरेस्ट को, सिटीजन जो है नागरिक जो है वो सारे अलग अलग ग्रुप से चाहे बिलोंग करते हैं, वेरियस ग्रुप्स लिखा है, अलग अलग ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, किसी का कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई गुजराती है, कोई अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो मॉडर्न स्टेट का पार्ट होंगे, ठीक है। उन सबके इंटरेस्ट को जोड़ के रखना वो स्टेट का दायित्व है, ठीक है। चाहे वो अलग अलग राज्य से है लेकिन वो है तो भारतीय है ना, तो वो कैसा हो गया, सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, वो अपने नेशन को प्रायोरिटी दे ऐसा। तो अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज टेरिटरी। सो टेरिटरी को हम क्या बोल सकते हैं, टेरिटरी को आप हिंदी मीडियम में क्षेत्र बोल सकते हो या इलाका बोल सकते हो या पर्टिकुलर जो पूरे स्टेट का निर्भर करता है। तो स्टेट, हर स्टेट की अपनी एक क्या होती है, टेरिटरी होती है, एक बाउंड्री होती है जिसके अगर बाहर जाते हैं तो वो स्टेट नहीं रहता, फिर वो एक दूसरा राज्य वहां से शुरू हो जाता है, राइट। तो टेरिटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टेट का। मतलब बहुत जरूरी है एक स्टेट को बनाए रखने के लिए, या स्टेट को अगर हमें स्टेट का फीचर बताना है तो वो स्टेट की एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है। Other association either exist within the state or they extend their sphere to several states। तो बहुत सारी एसोसिएशन होती है, संगठन होते हैं जो स्टेट का पार्ट होते हैं या अलग अलग स्टेट्स का पार्ट होते हैं, लेकिन वो स्टेट से अलग सेपरेट टेरिटरी नहीं होती। मतलब स्टेट इतना बड़ा इलाका है, उसके अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस होंगी, लेकिन इनमें से जो एसोसिएशंस हैं, जैसे मान लो ये वाली, ये भी इसी बाउंड्री में होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये इंडिया की एसोसिएशन है तो वो इंडिया के बाहर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ही वो एग्जिस्ट करेगी, उसकी खुद की सेपरेट टेरिटरी नहीं होगी। But the state must possess a territory where its authority is accepted without a dispute or challenge। तो टेरिटरी क्या हो गया, बेसिकली एक ऐसी बाउंड्री जिसमें स्टेट का जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। इसमें आप ये भी बोल सकते हो जहाँ पे स्टेट का डिसीजन जहां तक वैलिड है, अगर कोई स्टेट पॉलिसी बना रहा है या स्टेट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो किस हद तक वैलिड है, मतलब कितने लोगों पे, कितने चीजों पे वैलिड है, वैसा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले ऐसा होता था ना कि जब हम इंडिया कोई डिसीजन लेता था तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी। कोई अगर पॉलिसी बना रहा है स्टेट तो वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी। इसका मतलब क्या कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं आता। तो अगर एक स्टेट है, स्टेट की एक टेरिटरी है, तो मतलब उस टेरिटरी के अंदर जितने भी कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो वो उस स्टेट के पास उतनी अथॉरिटी है कि वहां पे वो डिसीजन एक्सेप्टेड होंगे, कि मतलब इतनी बड़ी टेरिटरी है तो इतनी बड़ी टेरिटरी में जितने लोग भी आते हैं उन सब पे वो डिसीजन लागू होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक स्टेट जो है, ठीक है, वो तभी राज्य जो है राज्य तभी माना जाएगा जब उसकी एक फिक्स्ड टेरिटरी हो और उसमें जो पॉपुलेशन है वो उस पॉपुलेशन है उस फिक्स टेरिटरी का पार्ट हो। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट है, यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है और कुछ पॉपुलेशन यहाँ भी रह रही है, लेकिन वो पॉपुलेशन जो यहाँ रह रही है वो स्टेट का पार्ट नहीं मानी जाएगी, पॉपुलेशन इसी टेरिटरी का फिक्स्ड टेरिटरी का पार्ट होगी। मतलब ये जो सर्कल है वो आपकी फिक्स्ड टेरिटरी है, उसी में पॉपुलेशन भी रह रही होगी। एंजल्स जो है, फेडरिक एंजल जो मार्क्स के दोस्त भी थे, कार्ल मार्क्स के, उन्होंने बुक लिखी थी एक, ऑरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अगर आपको किसी को मार्क्स और एंजल्स की बुक याद करनी है सिर्फ 5 मिनट में, वो भी ट्रिक के साथ, तो मेरे पास जो वेस्टर्न पॉलिटिकल प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको सारी बुक्स ट्रिक से याद कराई है, देख लेना एक बार। Notes that the formation of the state is accompanied by a division of population according to the territory। तो अगर एक स्टेट, जो स्टेट है, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, फॉर एग्जांपल स्टेट बना, तो वो स्टेट कब बना, जब हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान कब बना, जब इंडिया की पॉपुलेशन में हमने इंडियंस को रखा या कुछ पाकिस्तानियों को भी रखा था, ठीक है। एंड पाकिस्तान के पॉपुलेशन में ज्यादातर जो थे पाकिस्तानी जो थे इस्लाम को बिलोंग करते थे, वो पाकिस्तान में चले गए। तो हमने जब पॉपुलेशन को डिवाइड किया तब हमने इंडिया को एक अलग स्टेट माना और पाकिस्तान को एक अलग स्टेट माना। तो यही यहाँ पे बात हो रही है जो कि एंजल्स ने बोली थी, ठीक है। अब एंजल से इंडिया पाकिस्तान का तो एग्जांपल नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बताई कि डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन होता है टेरिटरी के अकॉर्डिंग, कि उस हिस्से में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कितने लोग रहेंगे, ठीक है। एंड द प्री स्टेट सोसाइटी, अब प्री स्टेट सोसाइटी क्या होती है, जब राज्य नहीं था तब कैसा था। तो जब राज्य नहीं था उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, व्हेन पीपल लिव एज अ नोमैडिक ट्राइब्स, तो लोग कैसे थे, एक नोमैडिक ट्राइब्स की तरह रहते थे। मतलब नोमैडिक क्या होते हैं, इधर से उधर लोग जाते हैं, एक जगह सेटल नहीं थे,
नोमैडिक थे, ठीक है, जिनको हम हिंदी में खाना बदोश जनजाति भी बोलते हैं, ठीक है। एंड वो क्या करते थे, अपने खाने पीने के लिए और इधर से उधर जाते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे, हमेशा एक जगह टिकते नहीं थे। एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब आर हेल्ड टुगेदर बाय द टाइज ऑफ किनशिप। और वो जो ट्राइब से जितनी भी जनजाति थी वो एक ऐसे चीज से जुड़ी हुई थी। वो की चीज क्या थी जिनसे वो ऐसा, मतलब एक बोल सकते हो, वो क्या होता है उसको, रिबन के नहीं, रिबन नहीं, सॉरी, धागा, धागा, ऐसे धागे से जुड़ी हुई थी। वो धागा क्या था जिनसे, जो इन सब ट्राइब्स को एक साथ जोड़ के रखता था, वो था उनका किनशिप। किनशिप क्या होता है, किनशिप यानी आपकी जो किन्स है, किड्स एंड किन्स, मतलब उनके आसपास के जान पहचान के जो लोग होते हैं, ठीक है, जिसको आप नातेदारी या रिश्तेदारी बोल सकते हो, या फिर एक तरीके का ऐसा कनेक्शन या संबंध, कुछ जो मतलब ऐसे एक धागे में पिरोया गया था, कोई ना कोई संबंध उनका आपस में होता था। विद द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, सिटीजन आर अलाउड टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अब स्टेट आएगा तो स्टेट की वजह से क्या मिलेगा, अगर स्टेट नहीं है तो सिटीजन के पास राइट्स और ड्यूटीज भी नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि राज्य है तो राज्य की वजह से जो नागरिक है उनके पास अब उनके कुछ दायित्व है, ड्यूटीज है और कुछ राइट्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास भी है ना फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसा वेयर दे सेटल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंस एंड ट्राइब्स, ठीक है। जेंस यहाँ पे क्या है, जेंस मतलब भी एक तरीके का कबीला ही होता है, ठीक है, कि जहाँ पे लोग एक जैसे लोग होते हैं, ठीक है, एक ही वंशज के लोग होते हैं, वंशज, ठीक है, एक ही वंश के लोग एक कबीले में रहते हैं, वो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो जेंस होते हैं। ट्राइब्स भी जनजातियां, तो चाहे वो किसी भी जेंस से बिलोंग करते हो, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता, अगर वो स्टेट का पार्ट है तो उनके पास राइट्स और ड्यूटीज होगी, ठीक है। फिर उनको फिर नोमैडिक ट्राइब्स नहीं रहना पड़ेगा ना, इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, अगर वो स्टेट का हिस्सा बन जाएंगे एक बार तो क्या होगा। यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे थे, प्री स्टेट, मतलब जो अभी राज्य नहीं था, तो राज्य नहीं था तब क्या थे, लोग इधर से उधर भागते रहते थे कुछ ना कुछ, ठीक है, एक जगह सेटल्ड नहीं थे। लेकिन जब राज्य बन गया तो उनके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आई। फिर वो मैटर नहीं करता कि वो किस राज्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं या किस कबीले से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बस मैटर क्या करता है कि वो राज्य का हिस्सा है तो वो नागरिक है और सबके पास इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। Organization of citizens according to the locality is the common feature of all the states. A very important point here is this one जो मैंने हाईलाइट किया, कि जितने भी जो सिटीजन्स है अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल द स्टेट। तो सारे राज्यों का एक कॉमन फीचर क्या है, ठीक है, कॉमन विशेषता, ठीक है, जो सब राज्य में पाई जाती है, वो ये कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, कि आप जितने भी नागरिक होते हैं वो सारे एक लोकेलिटी यानी कि एक इलाके का पार्ट होते हैं, सारे सिटीजन्स। अब जैसे जॉन सेली हैं, जॉन सेली ने एक बताया चीज, क्या बताइए, दैट अ फिक्स्ड टेरिटरी इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट। लेकिन एक फिक्स्ड टेरिटरी का होना जरूरी नहीं है कि वो स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा या एस्पेक्ट या विशेषता मानी जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट की एक फिक्स्ड टेरिटरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू जॉन सीली। The nomadic tribes who do not possess fixed territory do constitute a state. लेकिन ऐसी nomadic tribes भी होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं होती, वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो फिर भी स्टेट, उनका फिर भी एक तरीके का राज्य माना जाता है, वो एक राज्य बना सकते हैं। द व्यू इज however no longer held valid। लेकिन ये जो पॉइंट है जो जॉन सेली ने बोला था कि फिक्स टेरिटरी का होना जरूरी नहीं है, अब ये जो चीज है वो वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक स्टेट है तो उसकी फिक्स टेरिटरी होगी, लेकिन जॉन सेली ने बोला था कि जरूरी नहीं है, लेकिन फिर बाद में इस जो मुद्दा था इसको इन्होंने नकार दिया कि नहीं भाई, स्टेट है तो फिक्स टेरिटरी होना जरूरी है। द नोमैडिक ट्राइब्स हु हैव द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अथॉरिटी। अब जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं उनके भी खुद के इंस्टीट्यूशंस होते हैं अथॉरिटी के, वो भी किसी ना किसी के थ्रू तो अपना जो रहन सहन है या जैसे वो रह रहे हैं वो भी चलाती होंगी, उनकी भी कोई अथॉरिटी होती होगी, ठीक है। और इवन द गवर्नमेंट विद कस्टम बेस्ड लॉज, इवन जो सरकार है ऐसी जनजातियों के लिए, ऐसी ट्राइब्स के लिए क्या करती है, लॉज भी बनाती है, कस्टम बेस्ड लॉज। कस्टम बेस्ड यानी कि उनके कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए सरकार लॉ बनाती है, और उसको बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं ट्राइबल्स के पास, जो हमारे लिए समान होंगे लेकिन हो सकता है कि वो उस पर लागू ना होते हो सारे पॉलिसीज, ठीक है, बट नॉट अ स्टेट, लेकिन उसको हम राज्य नहीं बोलेंगे। चाहे हमने उनके लिए कस्टम बेस्ड लॉज बनाए हैं सरकार ने, लेकिन वो फिर भी राज्य नहीं बोल सकते कि हाँ इनका एक अलग से राज्य है। Political sociologists concede the existence of a political system in such communities। और पॉलिटिकल जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो सोशोलॉजी की स्टडी करते हैं, समाज की स्टडी करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इन कम्युनिटीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, कंसीड होता है छुपाना,
ठीक है, बट द ऑर्गेनाइजेशन स्टिल डूज नॉट क्वालिफाई टू बी अ स्टेट। लेकिन उसके बावजूद चाहे उनका खुद का पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता भी हो, लेकिन फिर भी वो एक स्टेट के राज्य बनने के लिए क्या है, सक्षम नहीं है, स्टेट राज्य बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। द मॉडर्न स्टेट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो आधुनिक राज्य है आज के टाइम पे, जो हम मॉडर्न स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता, वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करता है। ठीक है, पहले तो राज्य तो सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक राज्य है उसके अंदर जो जो चीजें चल रही है, इंटरनल मैटर्स है, उस पर बात करता था। लेकिन हम अब राज्य को, जब से हमने एलपीजी अपनाया या ओपन डोर पॉलिसी आई, ठीक है, ओपन इकोनॉमी आई, तब से क्या हुआ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलने लगा राज्यों को। ठीक है, एक से सॉरी, हाँ, so as to enjoy its rights and perform its duty as a member of the Committee of Nations, ताकि एक जो राज्य है वो भी बाकी देशों के साथ मिलके उनके भी बेनिफिट्स और उनकी भी राइट्स एंड ड्यूटीज का इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल यूएन, अगर हम यूएन का हिस्सा है तो यूएन के जितने लॉज के जो बेनिफिट्स होंगे वो सिर्फ हमें नहीं होंगे। ठीक है, यूएन के जितने भी कंट्रीज है उन सबको भी यूएन के अंदर अगर वो है तो उनके जो लॉज, कुछ अच्छे लॉज बनते हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट मिलता है तो हमें भी बेनिफिट होगा, बाकी राज्यों को भी होगा, क्योंकि हमको क्या मिला है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, पहचान मिली है। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिटी ऑफ नेशंस, यहाँ पे आएगा कम्युनिटी, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, माइट बी। देन इंटरनेशनल लॉ रिगार्ड्स पोजीशन ऑफ अ फिक्स्ड टेरिटरी एज अ एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। और ये इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे कानून काम करता है, वो खुद कहता है कि स्टेट के लिए, एक राज्य को राज्य बने रहने के लिए फिक्स्ड टेरिटरी का होना बहुत जरूरी है। तो अभी इतनी देर में हमने क्या देखा है, फिक्स्ड टेरिटरी। देन demarcation of physical boundaries is therefore essential for establishing the real identity of a state। तो एक हमारी फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं जो हमें दिख रही हैं कि हाँ ये हमारा क्षेत्र है, इंडिया जैसे हम बनाते हैं ना, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो ये हमारी क्या है, फिजिकल बाउंड्री है जो हमें दिख रही है। एक होती है दूसरी बाउंड्रीज भी, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज पे भी है, वो हमारी हो गई फिजिकल नहीं होगी, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, जो दूसरे कंट्रीज पे भी है, लेकिन हम स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए उसका फिजिकल बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है। तो आप कभी कभी सोचते हो कि नहीं हम तो बाहर के देशों पे भी हैं, उसमें भी इन्फ्लुएंस है, तो वो भी तो हमारी बाउंड्रीज है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या होता है फिर। लेकिन एक स्टेट के लिए उसकी फिजिकल बाउंड्रीज भी होना जरूरी है, वो उसकी स्टेट की रियल पहचान को दर्शाती है। जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो वो हमारा इंडिया की बाउंड्री को दर्शाता है, उसकी टेरिटरी क्या है। द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट इंक्लूड्स द लैंड। अब टेरिटरी में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, लैंड आता है, वाटर है, एयर स्पेस भी, हमारी जो हमारा एयर स्पेस है वो भी हमारी बाउंड्री का हिस्सा माना जाएगा। और इस ऑल्सो एक्सटेंड्स, ये और कहाँ तक भी जा सकता है, डिस्टेंस ओवर 3 miles इनटू द सी फ्रॉम इट्स कोस्ट। मतलब जो हमारे कोस्ट होते हैं, हमारे जो किनारे हैं, ठीक है, कोस्ट यहाँ पे होता है किनारा के यहाँ पे, ठीक है, सी के पास जो होता है वो सी कोस्ट होता है, तो उसके वहाँ पे 3 माइल्स तक भी हमारी बाउंड्री मानी जाती है कि हमारे आसपास जो ओशियन है, जैसे इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन 3 माइल्स तक भी हमारी क्या है, वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा होगा, वो सी टेरिटरी होगी बेसिकली। देन एंड इट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर्स। तो हर कंट्री का खुद के कुछ टेरिटोरियल वाटर्स भी होते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना 12 नॉटिकल माइल्स है इंडियन ओशन का, इस इंडिया का वो है, तो वैसा विच मे बी सॉट टू बी एक्सटेंड फर्दर इन टाइम्स ऑफ वॉर। लेकिन कभी कभार जब वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो ये टेरिटोरियल जो वाटर्स है, इसको, इसका जो एक्सपेंशन है वो और ज्यादा भी बढ़ सकता है। और एक टेरिटरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो स्टेट की सॉवरेनिटी को दर्शाती है कि स्टेट कितना सॉवरेन है, स्टेट की ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है, उसका डिसीजन कहाँ तक माना जाएगा, वो संप्रभुता उसकी कितनी है, वो भी टेरिटरी की मदद से हमें पता चलती है। टेरिटरी प्रोवाइड्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन। और हमारी जो टेरिटरी है उससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ईजी है। ठीक है, एक सिक्योरिटी की सेंस हमें आती है कि हाँ भाई हमारी ये टेरिटरी है, जब तक हम इसके अंदर हैं तब तक क्या होगा, हम सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। जैसे हम होता है ना कि जब तक हम अपने घर में है तो सिक्योर है, घर के बाहर, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में तक मैं हूँ तो मैं सिक्योर हूँ क्योंकि यहाँ के जान पहचान के लोग हैं हर जगह। लेकिन अगर मैं यूपी हरियाणा चली गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरे को वहां पे जाके थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यार यहाँ पे तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मेरे को सिक्योर फील नहीं होगा। वैसे ही अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम होता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप जब तक इंडिया में हो तो आपको सिक्योर फील होगा कि हाँ भाई इंडिया की सरकार है, वो हमारे लिए करेगी अगर हम कभी भी मुसीबत आती है तो। लेकिन अगर हम बाहर की टेरिटरी में चले गए, अमेरिका, कनाडा और वेयरएवर, पाकिस्तान, वटेवर, सो फिर हमें वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर फील नहीं होता। एंड इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर अ फुलर लाइफ ऑफ इट्स रेजिडेंस। और यहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट होती है ऑब्वियसली आपकी। आप अगर भारतीय हो तो आपको अपनी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, लव, पीपल्स लव एंड वर्शिप देयर मदर लैंड।
हम अपने भारत माता की क्या करते हैं, जैसे हमारी भारत माता है तो हमारा मदरलैंड क्या है, भारत माता, ठीक है, मदरलैंड हो गया वो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसकी हम पूजा भी करते हैं, ठीक है, उससे बहुत प्यार करते हैं, एक पेट्रियोटिक भावना होती है। तो ये सारे टेरिटरी के कुछ क्या है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स तो नहीं मतलब टेरिटरी के कुछ फीचर्स, यहाँ एक टेरिटरी होती है तो उसकी वजह से कितने सारे हमें चीजें फायदे होते हैं एक स्टेट को, ठीक है। सुप्रीम सेक्रीफाइसेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यहाँ पे आपका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आर्मी, ठीक है, या खुद आप इवन अगर आपकी टेरिटरी पे किसी ने हार्म कर दिया ना, किसी ने हमला कर दिया, तो हमारे अंदर की देशभक्ति जाग जाती है और उसको बचाने के लिए फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारी आर्मी करती है। फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, वही देशभक्ति की भावना आती है, हमें अपने उससे जुड़ा हुआ महसूस होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और यही सब सारी चीजें लोगों को एक दूसरे से क्या करती है, बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। चाहे फिर हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी कल्चर से, लेकिन हम आपस में एक चीज से जुड़े हुए हैं, एक सूत्र में जुड़े हुए हैं, सूत्रधार, वो क्या है, हमारा भारत, ठीक है। चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, लेकिन हम सब क्या है, भारतीय, तो वैसा। एंड म्यूचुअल कॉपरेशन है, हम आप अगर मतलब ऐसा हो गया कि अभी आपस में हम लड़ते रहेंगे फिर भी किसी न किसी बात पे, लेकिन अगर हमारे कोई ऐसा हो गया कि पूरे उस पर किसी ने हमला कर दिया, तो फिर हम आपस में एकता भी आ जाएगी कि ठीक है, अपनी लड़ाई एक तरफ, लेकिन अब हमारे इंडिया की बात आ गई है, तो अब हमें उसके बारे में सोचना है, तो एक कॉपरेशन भी मेंटेन करके रखते हैं। फिर लाइक पॉपुलेशन द साइज ऑफ द टेरिटरी कैन नॉट बी फिक्स, अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक राज्य के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 1 2 10 1 करोड़ 1 लाख, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। वैसे ही एक स्टेट होने के लिए आपको आपके पास कितनी टेरिटरी होनी चाहिए ये भी मैटर नहीं करता, 100 गज है या 1000 गज है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। टेरिटरी इज यूजुअली जोग्राफिकल फिनोमिना, और ऑब्वियसली मैंने आपको बोला फिजिकल बाउंड्री है, तो ऑब्वियसली क्या है, जोग्राफिकल फिनोमिना है, ठीक है। एंड डिवाइडिंग डिफरेंट स्टेट बाय सी, और ये अलग अलग राज्य को हम एक स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे डिवाइडेड होता है, इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे अगर माउंटेन्स है, फिर यहाँ पे दूसरी स्टेट शुरू हो गई, या यहाँ पे सी है फिर दूसरी स्टेट शुरू हो गई, तो सी माउंटेन्स है, वो बहुत सारे नेचुरल बैरियर्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सी और माउंटेन्स, किसी भी नेचुरल बैरियर्स की मदद से एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट से अलग रहता है। देन समटाइम्स जो टेरिटरीज है वो उनको आर डिमार्केटेड मेनली ऑन द पॉलिटिकल बेसिस, कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो इलाका है, हमारा क्षेत्र, हमारे जैसे इंडिया एक स्टेट है, तो इंडिया का क्षेत्र कहाँ तक सीमित होगा वो पॉलिटिकल बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि जैसे अब जम्मू कश्मीर तो जा वो इंडिया के मैप के बाहर बनाते थे हम, लेकिन फिर अब जम्मू कश्मीर को हमने अपने अंडर ले लिया, तो अब मैप तो वही रहेगा पर लेकिन हमने पॉलिटिकल डिसीजन लेकर हमने ले लिया उसको अपने अंडर, तो क्या हो गया, जोग्राफिकल बेसिस पे नहीं होता हर बार, कभी कभार पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे भी हम कुछ टेरिटरी को हथिया लेते हैं। इवन जैसे मान लो इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश के साथ साइन किया था पैक्ट और उसको इनक्लेव्स दिए थे, अब इंडिया के कुछ इनक्लेव्स जो बांग्लादेश ने इसको दिए थे, ठीक है, 101 अमेंडमेंट था आई गेस या 103 था, पता नहीं, एक बार चेक करना। सो उसमें आपने क्या दिया था, इनक्लेव्स दिए थे, तो ये अब क्या होगा, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गए वहां पे, राइट। Then in such cases the people's sense of identification with a particular state become the basis of territorial demarcation, तो इस केस में क्या होगा, ये भी आपका एक टेरिटरी का हिस्सा ही माना जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज है जो आपने बाहर के देश में खरीदी है, जैसे आप कितनी बार होता है ना कि आप इंडिया में रह रहे हो लेकिन आपने यूएसए में भी कोई जमीन खरीद ली फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपकी टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी। रीलोकेशन ऑफ टेरिटरीज कैन ब्रिंग अबाउट अ मर्जर और ऑल्टरेशन, अगर कभी भी टेरिटरीज में किसी भी तरीके का बदलाव आता है तो उससे या तो टेरिटरी छोटी हो सकती है आपकी या टेरिटरी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें बदलाव आ सकता है या फिर नए स्टेट भी आप एंटर कर सकते हो। जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है ऑब्वियसली कि आप नया स्टेट ऐड कर सकते हो, नया स्टेट बना सकते हो दूसरे स्टेट में से तोड़ के, या पुराने स्टेट कोई है तो उसको दो स्टेट को मिला के भी एक स्टेट बना सकते हो, तोड़ के एक नया स्टेट बना सकते हो, मिला के एक नया स्टेट बना सकते हो, या बाहर के वॉर करके आप कोई स्टेट पे जीत गए हो तो वो भी आपके स्टेट का, आपकी टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा। देन आता है थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है सरकार का होना भी बहुत जरूरी है एक राज्य बने रहने के लिए। बाकी जो मैं इंडिया बांग्लादेश वाले बता रही थी उसका 100 अमेंडमेंट था, ठीक है, जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अगर आपको याद होगा 2015 का पास हुआ था और इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में इनक्लेव्स को एक्सचेंज किया था। सो वो देन गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है। अगर मान लो जैसे पॉपुलेशन है, टेरिटरी है एक राज्य की, लेकिन सरकार नहीं है, तो फिर वो राज्य राज्य नहीं माना जाएगा। पॉपुलेशन और टेरिटरी का क्या ही कर लोगे जब सरकार ही नहीं होगी वहां पे। तो JW गवर्नर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट इनकी बुक है, उसमें गवर्नमेंट इज द एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच कॉमन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड। तो मतलब सरकार क्या है, सरकार
ऐसी एजेंसी है, ऐसा संस्था है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिसीज बनाती है हम सबके लिए, कॉमन पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाना जो सबके लिए सेम हो, ठीक है, एंड आर डिटरमाइंड बाय विच कॉमन अफेयर्स आर रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट प्रमोटेड। और इन पॉलिसीज के थ्रू ही जो सरकार पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज के थ्रू क्या होता है, जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है या जो यानी कि वेलफेयर, वो मेंटेन हो पाता है। देन इफ द स्टेट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट इज अ कंक्रीट फॉर्म। अगर स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब स्टेट को हम देख नहीं सकते, लेकिन राज्य एग्जिस्ट करता है, वे सरकार जो है, सरकार को हम देख सकते हैं, तो सरकार क्या है, उसका कंक्रीट फॉर्म है, एक राज्य है जो हमें नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन राज्य, अगर आप राज्य बोलोगे तो राज्य, आप आंख बंद करके सोचोगे तो आपको कोई इमेज सामने आएगी उसकी कि राज्य क्या होता है, नहीं आएगी। लेकिन जब आप सरकार बोलोगे, गवर्नमेंट बोलोगे, तो सबसे पहले आपके आंख बंद करते ही आपके सामने सरकार की इमेज आ जाएगी, या किसी पार्टी की, जैसे मोदी जी को आपका याद आ जाएगा, या अरविंद केजरीवाल याद आ जाएंगे, या कांग्रेस के कोई नेता याद आ जाएंगे, या कांग्रेस बीजेपी ऐसे कुछ भी, सरकार याद आएगी, ठीक है। पार्लियामेंट आएगा, लेजिस्लेचर आएगा, जुडिशरी आएगा, सॉरी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें हमारे ये आ जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें हमारा पार्लियामेंट आ जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ हमारे कंक्रीट फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सरकार के पास चलो, तो हमारे पास कोई ना कोई सरकार है जिनके पास हम जा सकते हैं, लेकिन राज्य में, राज्य कोई एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, यहाँ पे वही बात हो रही थी। इन अदर वर्ड्स, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, यूनिट 6 जब हमने स्टार्ट की, कि अगर एक राज्य को चलाता कौन है, एक राज्य को चलाता है सरकार। फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स आर परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, और राज्य के जो फंक्शंस हैं वो सरकार परफॉर्म करती है, ठीक है। लॉज ऑफ द स्टेट्स आर मेड, डिक्लेयर्ड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। और स्टेट के लॉज, एक राज्य के, जैसे राज्य मान लो इंडिया, इंडिया के कानून को बनाना, इंडिया के लिए काम करना, उसके फंक्शंस, एवरीथिंग, ठीक है, उसको इन्फोर्स करना, इन्फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट करना, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है, वो सारी चीजें सरकार करती है। इवन जस्टिस भी सरकार हमें देती है, उसके लिए हमारे पास जुडिशरी होती है, वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना, जो मैंने आपको बोला, एलईजे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और समाज में कानून बना रहे, एक ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए भी सरकार जरूरी है। कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करती है सरकार हमें, कौन कौन सी सर्विसेज, हमें डिफेंस करना, ठीक है, उसका डिफेंस सर्विसेज है, ठीक है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, करेंसी इशू करना, फॉरेन रिलेशन बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, पानी की कोई समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं। तो अगर आप आंसर लिखोगे तो ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, और बहुत इजी है, आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है, और सरकार जो है वो राज्य का एक हिस्सा है जो राज्य को चलाती है। बिना, अगर सरकार नहीं होगी तो लोग जो है आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है, केओटिक सिचुएशन होगी, लड़ते रहेंगे, डिसजॉइंटेड होंगे, डिसजॉइंटेड। अभी तो एक सूत्र में सारे चीजों को, हर पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो आपस में एक चीज से बंधे हुए हैं कि सरकार है एक बड़ी, और उन सबको वो आपस में जोड़ के रख लिया। लेकिन अगर सरकार नहीं होगी, मान लो ये नहीं है, तो क्या होगा, ये लोग आपस में लड़ते मरते रहेंगे। जैसे हॉब्स अगर आपने पढ़ा है, तो हॉब्स के टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, एंड हॉब्स उसको बोलते हैं कि जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, नेस्टी है, ब्रूटिश है, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार नहीं थी ना तब, मतलब स्टेट नहीं था, राज्य नहीं था, स्टेट ऑफ ह्यूमन, मतलब नेचुरल नेचर था, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, सारे लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो इसमें यही लिखा है कि सरकार नहीं होगी तो लोग आपस में लड़ मर जाएंगे, लेकिन यही सरकार है जिसने सबको एक साथ जोड़ के रखा है। उन्हें पता है कि अगर हम नहीं एक आपस में लड़ते रहे तो हमको सजा मिल सकती है, सरकार है जो हमें सजा दे सकती है, ठीक है। उनका फिर कॉमन एम नहीं होता, कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती अगर सरकार नहीं होती। बहुत ईजी है ये। देन अ सिटीजन हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो जो सिटीजन है वो भी सरकार के अंडर रहते हैं, ठीक है, राज्य की जो सरकार है उसमें सिटीजन्स उनके साथ डील करते हैं। कोई भी अलग अलग स्टेट्स के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है तो सिटीजन्स कराते हैं, ठीक है। वॉर हो गया तो वॉर में भी सिटीजन्स का रोल होता है, या उनको हार्म होता है ना, टेक प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ देयर गवर्नमेंट। और अगर सिटीजन्स, एक राज्य के सिटीजन, जैसे मैं हूँ और मेरे को दूसरे राज्य के सिटीजन से शादी करनी है, तो उसका शादी कर लो, या फिर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, कंपनी ए, और बी कंपनी जो है वो दूसरे स्टेट में, तो आपस में कम्युनिकेशन का काम करवाना भी किसका काम है, गवर्नमेंट का। हाउएवर गवर्नमेंट एंड स्टेट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज को टर्मिनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत लोग बोलते हैं कि राज्य और सरकार एक ही चीज मान लेते हैं, अपने आंसर में जब आप लिखते हो ना तो कितनी बार हम स्टेट वर्ड यूज कर लेते हैं
और कितनी बार हम गवर्नमेंट वर्ड यूज कर देते हैं, एक जैसे यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको अपने आंसर में स्टेट वर्ड यूज करना है और कब गवर्नमेंट यूज करना है। तो ये को टर्मिनस नहीं है कि एक दूसरे के बदले में ये वर्ड यूज नहीं किए जा सकते, दोनों ही अलग अलग हैं। जो मैंने आपको स्टेट समझाया था यूनिट 6 पार्ट 1, पिछला लेक्चर, इससे एक लेक्चर पहले, तो वो देखना, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि स्टेट क्या है और वो सरकार से मतलब गवर्नमेंट से कैसे अलग है। ठीक है, गवर्नमेंट में राइज एंड फॉल विदाउट डिस्टर्बिंग एंटिटी ऑफ द स्टेट। तो सरकार तो गिरती पड़ती रहती है, मतलब गिरती पड़ती इन द सेंस कि हर 5 साल में चेंज होती है। लेकिन जो राज्य है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है ना, वो स्टेट थोड़ी चेंज होता है कि इंडिया है और 5 साल बाद इंडिया कुछ और बन जाएगा, नहीं ना। सो लॉन्ग एज दे आर फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड कस्टम, क्योंकि स्टेट इंडिया है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमेशा वही सेम रहेगा। ठीक है, संविधान सेम रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा, सरकार आती जाती रहेंगी, राज्य सेम रहता है, क्योंकि जो राज्य है वो एक पर्टिकुलर कस्टम, प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है। अब आपको समझ आ गया स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने एग्जांपल दिया। बट अ स्टेट विल लूज इज आइडेंटिटी इफ इट इज सप्रेस्ड बाय एन एलियन पावर। लेकिन राज्य राज्य तब नहीं रहेगा अगर अगर सामने कोई दूसरा राज्य उसको हथिया ले, उसको कॉलोनी बना ले। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया नहीं रहा था और वो स्लेव बन गया था। तो राज्य अपनी पहचान तब खो देता है अगर एलियन पावर, एलियन मतलब ये नहीं कि जादू आएगा ऊपर से जो आपने देखा है कोई मिल गया में, वो नहीं। एलियन मतलब फॉरेन कंट्री। ठीक है, उसको अगर फॉरेन कंट्री हम पे कब्जा कर ले तब राज्य अपनी पहचान खो देता है और उसको वहां की सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, जब राज्य ही खत्म हो गया तो सरकार कैसे बचेगी, है ना। when the people of a state lose their right to have a government। और जब ऐसा स्टेट कब होता है, जब स्टेट जो है वहां पे लोगों के पास सरकार को चुनने की पावर भी खत्म हो जाती है, कि हम सरकार नहीं बना रहे, अब तो जो फॉरेन पावर आ गई है उसने हम पे कब्जा कर लिया, वो इसी की सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश क्राउन था। ठीक है, दैट इज कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर भी नहीं होता उस टाइम पे। अगर स्टेट खत्म हो जाती है तो स्टेट खत्म होने का मतलब है कि सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं होगी तो हमारे पास राइट टू चूज गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं होगा, लेजिट पावर, लेजिट गवर्नमेंट नहीं होगी। लेजिट मतलब लेजिटिमेट यानी कि लीगल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कानूनी तौर पे बनाई गई हो। क्योंकि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जो ऊपर इसके पिछले पेज पर लिखा था यहाँ लिख रही हूँ, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उसके बाद कस्टमरी रिस्पेक्ट होता है, लोग उसको ओबे करते हैं। लेजिट होगी तभी, अगर इलीगल सरकार होगी जो हमने नहीं चुनी तो हम उसको ओबे भी नहीं करेंगे, इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ओबे अगर जबरदस्ती करेंगे भी तो फोर्सफुली करेंगे। ठीक है, लेकिन एक लेजिट सरकार होगी तो हम भी करेंगे और ओबे भी करेंगे। स्टेट इज रिड्यूस टू अ कॉलोनी ऑफ द इंपीरियल पावर विच इज सप्रेस्ड इट। और जब ऐसा होता है कि जब स्टेट अपनी आइडेंटिटी खो देता है तो स्टेट जो है इंपीरियल पावर के अंडर आ जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी होता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, इसमें ये भी स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर स्टेट है तो उस अगर जब तक स्टेट है वहां पे पॉपुलेशन है, वहां पे टेरिटरी है, वहां पे सरकार है। लेकिन अगर वो स्टेट संप्रभुता नहीं है, उसमें सॉवरेनिटी नहीं है, तो वो स्टेट नहीं मानी जाएगी। क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए खुद में सक्षम है, सारे डिसीजन वो खुद से ले रही है, सबसे खुद से वो अपनी पब्लिक पॉलिसी बना रही है, खुद से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही है। उनकी स्टेट में किसी भी तरीके का मनमुटाव आ रहा है तो वो खुद सॉल्व कर रहे हैं, वो दूसरों पे निर्भर नहीं है। तो ऐसा मतलब आत्मनिर्भर होना, वो सॉवरेनिटी हो गई हमारी। अल्टीमेट पावर जो है वो सारी स्टेट के पास होगी, स्टेट ही सुप्रीम पावर होगा, दूसरों का हमारी बातों में बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, और वो लॉज बनाएगी, डिसीजन लेगी, वट एवर। देन सॉवरेनिटी जो है फाइनल अथॉरिटी होती है स्टेट की ओवर इट्स पॉपुलेशन एंड इट्स टेरिटरी। तो संप्रभुता क्या है, संप्रभुता यानी कि जो राज्य के ऊपर, राज्य की है फाइनल अथॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन पे, उसकी टेरिटरी पे। मतलब स्टेट के अंदर उसकी पॉपुलेशन और टेरिटरी पे सिर्फ वही दबाव डाल सकता है, वही कंट्रोल कर सकता है, कोई तीसरा कंट्रोल नहीं करेगा, स्टेट ही कंट्रोल करेगा अपनी पॉपुलेशन और टेरिटरी को। द अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे बट एसेंशियली बिलोंग्स टू द स्टेट फ्रॉम विच इट इज ड्राइव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अथॉरिटी जो है, आपको पता है, आप बोलोगे मैम अथॉरिटी तो सरकार के पास होती है, सरकार ही हमें चला रही है। लेकिन जो सरकार है, सरकार को उसको अथॉरिटी कहाँ से मिली है, सरकार को अथॉरिटी स्टेट ने दी है, स्टेट ने उसको पावर दी है गवर्नमेंट को कि तुम चलाओ, तुम पॉपुलेशन और टेरिटरी को कंट्रोल करो, उनके लिए डिसीजन लो। सरकार तभी बनी ना जब हमने चूज किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो स्टेट बड़ा हो गया, सबसे बड़ा स्टेट, उसके नीचे सरकार, और फिर सरकार के नीचे आएंगी पॉपुलेशन और टेरिटरी, ऐसा। ठीक है, और स्टेट जो है सॉवरेन होगी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर उसको स्टेट से मिली है।
आई होप समझ आ गया होगा. देन नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. It is by virtue of its sovereignty that the state declares through the agency of the government its laws and decision and issues command which are binding on all the citizens. ठीक है, तो सारे डिसीजन और लॉज वो लेती हैं, और वो जो उसके डिसीजन जो भी सरकार यानी कि जो स्टेट है वो लेगी, मतलब कि वो सारे डिसीजन हम पे क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, हमें मानने पड़ेंगे. ठीक है, पनिश द ऑफेंडर्स. इट इज ऑल्सो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स सॉवरेनिटी दैट अ स्टेट सिमिलरली डील्स विद इंडिपेंडेंटली विद अदर स्टेट. क्योंकि एक स्टेट जो है अगर वो सॉवरेन है तो इंडिपेंडेंटली दूसरी स्टेट के साथ भी डील कर सकती है. ऐसा नहीं है कि अगर आज के टाइम पे मुझे कोई यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, फॉर एग्जांपल एफटीए साइन करना है, तो मेरे को तीसरे की परमिशन लेनी पड़ेगी कि प्लीज आप बताओ कि क्या मैं यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन कर लूं. मेरे को मतलब किसी और से पूछना पड़ा, फॉर एग्जांपल चाइना से पूछना पड़ रहा है यूएसए के साथ साइन करने के लिए. तो ऐसा थोड़ी है, क्योंकि इंडिया एक स्टेट है, यूएसए अलग स्टेट है, दोनों ही आपस में वो सॉवरेन है. अगर दोनों चाहते हैं तो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा कौन होता है बोलने वाला. तो वैसा यहाँ पे ये पॉइंट था. ठीक है, इंडिपेंडेंटली दूसरे स्टेट के साथ भी वो डील कर सकते हैं. अच्छा, पिछले लेक्चर में किसी ने मेरे से पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच का डिफरेंस पूछा था यूनिट 6 के उसमें कमेंट सेक्शन में. तो मैं आपको भी थोड़ी देर में, मतलब ये जैसे ये खत्म होता है सॉवरेनिटी, फिर मैं समझा दूंगी. ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देख लेना, पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल रियलिटी. वैसे तो मैंने यूनिट 6 में समझाया था थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बता दूंगी. एक सेकेंड. फिर उसके बाद कमांड्स ऑफ द स्टेट आर ट्रीटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ एनी अदर एसोसिएशन. मतलब कि जो स्टेट हमें कमांड देता है, जो स्टेट के ऑर्डर्स होते हैं वो सबको मानने पड़ते हैं, एंड वो जो स्टेट के ऑर्डर हैं वो बाकी किसी भी ऑर्डर से सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं. ठीक है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल का कंसाइंस हो या इंडिविजुअल के सोशल कस्टम्स हो, उससे भी ज्यादा ऊपर स्टेट के द्वारा बनाए गए कमांड्स होंगी या लॉज होंगे. बिकॉज क्यों, क्योंकि सॉवरेनिटी जो है स्टेट की सोल प्रिजर्व है. मतलब स्टेट के पास ही सिर्फ सॉवरेनिटी होती है और किसी के पास संप्रभुता की पावर नहीं होती. स्टेट के पास फिजिकल फोर्स यूज करने की पावर है. फिजिकल फोर्स कैसे, जैसे स्टेट जो है हमें फांसी लगा सकता है. ठीक है, इवन जो पुलिस है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें डंडे मार के सच उगलवा सकती है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर सकती है. तो फिजिकल फोर्स यूज करने की पावर भी बस स्टेट के पास है, क्योंकि स्टेट जो है सॉवरेन है. स्टेट के पास राइट टू यूज वायलेंस है, और ये सब क्या है, लेजिटिमेट. इसलिए हम स्टेट को क्या बोलते हैं कि लेजिटिमेट कोएरिशन, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिटिमेट कोएरिशन की पावर है स्टेट के पास. ठीक है, देन ये सब किसने बोला था, वेबर और सी राइट मिल्स के थॉट है. देन अदर एसोसिएशन जो है वो वॉलेंट्री होती हैं और वो कस्टम्स पे बेस्ड होती है, या अपनी जरूरतों पे या उनके कस्टम्स पे बेस्ड होती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, वॉलेंट्री मतलब खुद की मर्जी से बनाई जाती हैं. लेकिन जो स्टेट है वो स्टेट दूसरों की मर्जी से बनाया जाता है. मतलब स्टेट्स के बाद खुद के राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो सिर्फ स्टेट के पास है. ठीक है, और हम उसको उसके बाद लेजिटिमेट कोएरिशन है जो मैंने आपको बताया. देन अ स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज इट इज आर्म्ड विद सॉवरेनिटी. जब तक स्टेट संप्रभुता है, स्टेट के पास, स्टेट जो है संप्रभु है, तब तक स्टेट स्टेट रहेगा. अगर स्टेट कोई अगर जब जिस दिन स्टेट की संप्रभुता चली गई, सॉवरेनिटी चली गई, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई, तब स्टेट जो है खत्म हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फिर उसके ऊपर हम किसी और की कॉलोनी बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स. अगर स्टेट अपनी संप्रभुता खो देगा तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इसका रीजन दे रखा है कि अगर स्टेट की सॉवरेनिटी जाएगी तो कैसे जाएगी, या तो आपस में लोग लड़ मरे, रिवॉल्ट कर दें, या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, मतलब कि कोई बाहर का देश आके हम पे शासन करने लग जाए. ठीक है, और द रिजल्ट इज एनार्की. और फिर जब ऐसा होगा तो एनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, कोई भी सरकार नहीं बचेगी. एनार्की यानी कि किसी का भी रूल नहीं होगा और स्टेट जो है डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. Some writers regard international recognition as an essential element of the state. और इसलिए बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी राज्य को इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना बहुत जरूरी है. This denotes formal recognition of the sovereignty of the state over a given territory and population. क्योंकि अगर हमें हमारे जैसे से इंडिया एक स्टेट है, अगर उसके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ना, तो क्या होगा, तो हमारी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ठीक है, हमारी संप्रभुता को रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी इन अ गिवन टेरिटरी एंड पॉपुलेशन बाय अदर स्टेट. फिर क्योंकि बाकी स्टेट्स भी हमें रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, बाकी स्टेट्स भी हम पे हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें कॉलोनी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन या अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रखी है. हाउएवर आउटकम ऑफ द, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी, ये आउटकम है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, नॉट अ कंडीशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. ठीक है,
अगर आप स्टेट सॉवरेन है तो ऑटोमेटिकली उसका आउटकम होगा कि उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। ये कोई कंडीशन नहीं है स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए कि स्टेट तभी एग्जिस्ट करेगा, स्टेट तभी रहेगा जब उसके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगी, अदरवाइज स्टेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, स्टेट होगा तब स्टेट सॉवरेन होगा, तब एज अ आउटकम, एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। तो स्टेट का सॉवरेन होना और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना दो अलग बातें हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है तो स्टेट सॉवरेन है। स्टेट सॉवरेन है तब आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। आई होप समझ आया होगा। व्हेन अ न्यू स्टेट लाइक बांग्लादेश, जैसे कोई बांग्लादेश का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जब बांग्लादेश स्टेट बना था, स्टेट एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसको बाकी राज्यों ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई बांग्लादेश एक राज्य है, उसकी संप्रभुता है, तो हमें उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर, वाइल अदर स्टेट्स विद होल्ड देयर रिकॉग्निशन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। लेकिन कुछ स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई बांग्लादेश अलग राज्य है, हम उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसकी खुद की संप्रभुता है। लेकिन कुछ दूसरे स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बांग्लादेश को एज अ स्टेट सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसके मामले में वो इंटरफेयर करते रहे और बांग्लादेश को हथियाने की कोशिश करते रहे। मच डिपेंड्स ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। और बहुत हद तक कि स्टेट सॉवरेन कैसे रहेगा, बहुत हद तक ये डिपेंड करता है वहाँ की फॉरेन पॉलिसी पे भी। इंडिया अपनी संप्रभुता बनाए रखता है क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी वो ऐसी बनाता है ताकि जो नए राज्य हैं वो भी उसको रिकॉग्नाइज करे। जैसे यूएसए हैड विदहेल्ड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ द यूएसएसआर। जैसे अब यूएसए, सबको पता है सो यूएसए सॉवरेन है। ठीक है, वो खुद को अपने डिसीजन लेता है, किसी तीसरे को टांग अड़ाने नहीं देता। ठीक है, कैसे उसने अपनी रिकॉग्निशन को, अपनी पहचान को कैसे बनाए रखा यूएसएसआर के सामने या चाइना के सामने? बहुत सालों तक उसने अपनी ये पहचान बनाए रखी आफ्टर द एग्जिस्टेंस। बट डिड दे एग्जिस्ट एज अ स्टेट्स? क्या फिर भी ये एज अ स्टेट एग्जिस्ट करते थे? क्या हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था जब यूएसए ने यूएसएसआर को और चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज अ स्टेट? यूएसए तो खुद था, लेकिन जब यूएसएसआर बना या जब यूएसएसआर था या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थे, तो बहुत दशकों तक यूएसए ने इसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जैसे मैंने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया, वैसे यूएसए का एग्जांपल आप दे सकते हो अपने आंसर में कि यूएसए ने भी काफी टाइम तक यूएसएसआर और चाइना को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था, एज अ सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसलिए वो यूएसएसआर और चाइना पे अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता रहता था। हेंस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का होना इंसिडेंटल है टू द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट। वो जरूरी नहीं है कि बहुत जरूरी है कि भाई हाँ स्टेट है तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए, लेकिन हाँ इंसिडेंटल है कि मिले तो अच्छा है, ना मिले तो कभी कोई बात नहीं, लेकिन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्योंकि उससे क्या होगा, इससे एक तरीके से आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी स्टेट को। फिर स्टेट को सप्रेस करना या स्टेट को खत्म करना मुश्किल होगा अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। तो इसका बेनिफिट है, लेकिन हाँ फंडामेंटल नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, पांचवा एलिमेंट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं होगी तो वो स्टेट नहीं कहलाया जाएगा, वो फिर भी स्टेट तो कहलाया ही जाएगा। ये हमारे 4 एलिमेंट्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द स्टेट एंड देयर एसोसिएशन। अब हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच का अंतर। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं किस चीज को, पॉलिसीज को बनाना। ठीक है, और पॉलिसीज बनाने के लिए उसमें कौन होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो पॉलिसीज कौन बना रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बना रहे हैं, वो हो गया हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब प्रोसेस किस चीज को बनाने का? पॉलिसीज बनाने का, डिसीजन मेकिंग लेने का, या फिर इन ऑर्डर टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल रियलिटी क्या होता है? पॉलिटिकल रियलिटी आपका बेसिकली आपका इंटरप्रिटेशन से, कि आप चीजों को, जो पॉलिसीज बनी है उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो रियल सेंस में, रियलिटी की सेंस में। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है, कैसे समझा जा रहा है। अगर कोई पॉलिसी सरकार ने हमारे फेवर में बनाई है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अगेंस्ट में होगी, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, ये हुआ था, तो हमें सरकार ने हमारे फेवर के लिए बनाया था उनके हिसाब से, लेकिन हमने उसको इंटरप्रेट किया नहीं इससे हमें नुकसान होगा और हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, राइट। और पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिटिकल रियलिटी का होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब सरकार
का एक ऐसा प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन मेकिंग, एंड बाय whom it is taken by political institution, political leadership, and it is the process in order to form a public opinion. Whereas political reality means there is an interpretation of these all policies, कि हम एज अ इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इन पॉलिटिकल इवेंट्स को, इनको पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या ये सक्षम है, तो ये ठीक है। तो उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस का, पॉलिसीज का, तो पॉलिटिकल रियलिटी होती है। सो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आया होगा। तो जिसने भी ये कमेंट किया था, आप मुझे इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन like, share and subscribe the channel, and do let me know in the comment section कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, so that I can get motivated to make other videos of OP Kaba, and I will try to complete this whole book or important units अगर आपका ऐसा सपोर्ट मिलता है तो। और अगर लगता है कि नहीं सिर्फ 2-3 बच्चे ही देख रहे हैं, so I won't make videos after that. So bye and take care.